दोस्तों नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष सारंग। आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की जयंती है। 2 फरवरी 1922 ईस्वी को जहानाबाद के कुर्था प्रखंड में उनका जन्म हुआ था। जगदेव बाबू ताउम्र गैर बराबरी के खिलाफ लड़ते रहे। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गैर बराबरी के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की। जमींदारों के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ और उन तमाम जो दलित पिछड़ी आबादी के खिलाफ जो काम हो रहे थे, जो सामंतों के द्वारा जो उत्पीड़न हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अंततः 5 सितंबर 1974 को सामंतवादियों ने, जमींदारों ने, मनुवादियों ने गोली से मारकर उनकी हत्या कर दी। आज हम ऐसे वीर योद्धा जो बहुजन नायक हैं उनको याद करते हैं और इसी जगदेव बाबू के व्यक्तित्व और जो योगदान रहा समाज के पक्ष में, समाज के लिए, उस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ आज 2 पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय कराता हूं। हमारे साथ है जितेंद्र नारायण जी। जितेंद्र नारायण सामाजिक न्याय के पैरोकार हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और दूसरे पैनलिस्ट हैं बैजू कुमार जी, जो संस्कृति कर्मी हैं और बहुजन समाज के हक हुकूक के लिए लगातार लड़ाई लड़ते हैं। आप दोनों का सबसे पहले वर्णिका के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल कि बीजेपी जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, शहीद जगदेव बाबू को याद कर रही है। आज पटना में एक कार्यक्रम किया गया उनकी शहादत के अवसर पर और जगदेव बाबू के बारे में भाजपा बहुत जो भाषण उनके नेता आए, जगदेव बाबू की प्रशंसा की। मैं चाहता हूं कि बातचीत को आगे बढ़ाएं। उसके पहले एक क्लिप अपने दर्शकों को और पैनलिस्ट को भी सुनाना चाहता हूं कि कैसे भाजपा अपनी विरोधी विचारधारा वाले नायकों को, बहुजन नायकों को भी वोट के लिए, वोटरों को साधने के लिए कैसे गुमराह करती है। तो बातचीत में आगे हम बढ़े बातचीत को लेकर, उसके पहले एक वीडियो क्लिप जो मुझे किसी ने भेजा है, पटना में जो कार्यक्रम हुआ था, वो मैं सुनाना चाहता हूं ताकि बातचीत आगे करने में सहूलियत हो। मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अवसर पर आप लोगों ने बिहार के कोने कोने से आकर के और मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया, कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। मित्रों, जगदेव बाबू का जो नारा था बताया, उनके संबंध में लोगों ने कि यह देश किसान और मजदूरों का देश है। इस देश में 90% से ज्यादा किसान मजदूर और खाने में काम करने वाले लोग। मैं आपको निवेदन के साथ कहना चाहूंगा, एक किसान और मजदूर खेत खलिहानों में काम करने वाले, खेत खलिहानों में काम करते हैं, अपने खून को पसीने में बदलकर दुनिया के तमाम लोगों को पिलाने का काम करते हैं। लेकिन आज किसान और मजदूरों की स्थिति वर्ष से बदतर होती जा रही है। आप जानते हो, कारखाने में काम करने वाले हमारे मजदूर जो सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाते हैं, उनकी भी स्थिति वर्ष से बदतर होती जा रही है। लेकिन जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए 2014 से, उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और खेतिहर मजदूरों के लिए भी जो योजनाओं का लाभ देने का काम किया है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। किसानों को भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। इसलिए मित्रों, जगदेव बाबू ने जो नारा था, 100 में 200 का, 100 में 200 जितने भी लोग हैं, किसी जाति धर्म के लोग थे, तमाम लोग, मैं आग्रह करना चाहूंगा मित्रों, घोषित पीढ़ी को किया है तो
नारा दिया था कि 100 में 100 केंद्र में है 90 भाग हमारा। आज देश के सिर्फ कुर्सी पर उसी 100 सीट परिवार के लोग बैठे हुए हैं और आज बिहार की कुर्सी पर भी उसी 100 सीट। तो ये है भाजपा ने जो जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई है पटना में, उसका एक छोटा सा क्लिप। जितेंद्र नारायण जी, आप कैसे देखते हैं? भाषण में बहुत चालाकी से मजदूर और खेतीहर मजदूर और किसान की बात की गई और फिर नरेंद्र मोदी की बात आई और 90% कहते कहते जो वक्ता थे उनकी जुबान लड़खड़ाई और फिर आगे वे नहीं बढ़ सके। आप कैसे देखते हैं उन चीजों को? देखिए, पहला तो जगदेव बाबू के खुद जीवन से हमें बहुत कुछ उदाहरण लेना पड़ेगा कि महामाया प्रसाद सरकार में वो भी मंत्री थे, लेकिन वो सरकार पिछड़ों के लिए काम नहीं कर पा रही थी। जो पिछड़ों के लिए कल्याण की बातें थी, पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी देने की बातें थी, उसमें कहीं ना कहीं चूक रही थी। और तब जगदेव बाबू ने यह कहते हुए कि मैं लोहिया को कहा था उस समय, जबकि लोहिया पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे, पिछड़ा 100 में पावे 60 का नारा दे रहे थे, लेकिन जगदेव प्रसाद ने लोहिया को कह दिया कि मैं महामाया प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाए रखने पे लोहिया को कहते हैं कि मैं सवर्णों का राजनीतिक हलवाहा नहीं हूं। सबसे बड़ी मुख्य लाइन यही है कि सवर्णों का मैं राजनीतिक हलवाहा नहीं हूं। जगदेव प्रसाद ये कहते हुए महामाया प्रसाद सरकार को गिराते हैं और फिर बीपी मंडल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास करते हैं। आज के डेट में आप जो देख रहे हैं कि लोग नेता बनाने पे लगे हुए हैं, नीतियों से कोई मतलब नहीं है। अगर भाजपा जगदेव बाबू के सपनों को पूरा करना चाहती है, कर्पूरी के सपनों को पूरा करना चाहती है, तो फिर जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रही है? जाति जनगणना करा क्यों नहीं रही है? और जाति जनगणना कराने के बाद उसके अनुसार से आबादी, पिछड़ों की आबादी के अनुसार केंद्र में हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रही है? जब जगदेव प्रसाद को आप अपना रहे हो तो जगदेव प्रसाद की नीतियों को कौन अपनाएगा? लेकिन दिक्कत क्या हो रही है संतोष जी, कि हम लोग नेता बनाने में केवल लग गए हैं, चाहे किसी पार्टी में सेट हो जाए। हमारे समाज के अनुरूप, ओबीसी समाज के अनुरूप नीतियां कैसे लागू हो, इस पे किसी का कोई फोकस नहीं है और यही कारण है कि कहीं भी जाके सेट हो जा रहे हैं। जी बैजू जी, बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने, जो उनके नायक हैं, संघ परिवार के जो नायक हैं, विचारक या नेता हैं, उनको याद तो करती ही है। जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जो गरीब गुरबों दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग रहे हैं, जो व्यक्तित्व रहे हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े रहे हो या गांधीवादी विचारधारा से, सबको बीजेपी याद करती है। अंबेडकर को भी याद करती है, भगत सिंह के पक्ष में भी खड़े हो जाती है कि उनको फांसी देने के समय गांधी नेहरू ये साथ नहीं हुए। सुभाष चंद्र बोस को भी याद करती है, कर्पूरी ठाकुर को भी याद करती है बीजेपी, और अब जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भी याद करती है। लेकिन किसी गांधीवादी, किसी कम्युनिस्ट वामपंथी या किसी समाजवादी जो दल है या जो संगठन है, गोलवलकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी या सावरकर, इनको याद नहीं करती है। क्या देखते हैं दोनों में क्या फर्क है, क्या सोच है, दोनों के बीच में अंतर क्या है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, देखा जाए तो अभी जो खासकर आपने जो चर्चा की है कि बीजेपी वालों ने अंबेडकर, पेरियार और क्या कर्पूरी ठाकुर, अभी जगदेव बाबू की जयंती मना रहे हैं, या भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तो स्टैचू ही लगा दी। तो इसके पीछे का मूल कारण है कि अब उनको समझ में आने लगा है, वो पहले तो सिर्फ सवर्णों की बात करते समय मतलब ब्राह्मण और बनिया की पार्टी मानी जाती रही, उन पर टैग लगा हुआ था, और अपने वोट विस्तार के लिए उन्होंने यह रणनीति अपनाई है
लेकिन उनकी नीतियों में ये पिछड़े वर्ग, ये दलित पिछड़े मुसलमान है नहीं उनकी नीतियों में। और हमारे समाज से जो लोग नेता, दलित पिछड़ों से निकले हैं नेता, उनको सिर्फ एक विधायक का टिकट मिल जाए, एक एमएलए बन जाना है, सांसद बन जाना है, मंत्री बन जाना है, बस इसकी जुगाड़ लग जानी चाहिए। हमारे जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग जो है नेता हैं, उनकी सोच बस इतनी ही तक सीमित है। जबकि जो सवर्ण मानसिकता रखने वाले नेतागण है या पार्टी है, वो क्लियर है कि वो सारी पार्टियों में एक साथ है, चाहे वो कांग्रेस में रहे, भाजपा में रहे, आरजेडी में रहे या फिर जनता दल यू में रहे, सबों की मानसिकता एक ही है और वह हर जगह एक ही एजेंडे पर काम करती है, जिसको समझ हमारे जो सामाजिक सोशल इंजीनियर, तथाकथित सोशल इंजीनियरिंग करने वाले लोग समझ नहीं पा रहे। और उनका बीजेपी का मूल मकसद वोट का फैलाव है। वो सिर्फ हिंदू हिंदू कह के नहीं जीत सकती है। उसको अच्छी तरह अब समझ में आने लगी है कि जहां हम सिर्फ धर्म की बात करेंगे और जात की बात छोड़ देंगे तो हमारा फैलाव नहीं हो सकता है। तो जहां जहां हर क्षेत्र में, हर जगह, मान लीजिए पंजाब में उनको भगत सिंह का नाम लेना उनकी मजबूरी हो जाती है पंजाब के चुनाव में। बंगाल के चुनाव में वो सुभाष चंद्र बोस का नाम लेंगे ही लेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र करेंगे ही करेंगे। आपने देखा होगा कि 2015 या 16 का विधानसभा चुनाव था पश्चिम बंगाल में, तो लगता था कि ममता बनर्जी और ये नरेंद्र मोदी जी एकदम इस बार के चुनाव में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु का जो ये क्या कहते हैं कि जो राज है उसको खोल ही देंगे इस बार। एकदम रहस्य का पर्दा उठ जाएगा इस बार। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगले ही साल भुला दिया जाता है। कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होता है, 2017 में कोई कार्यक्रम नहीं होता है। तो ये साफ दिखाई पड़ता है। तो उनका मकसद सिर्फ वोट हासिल करना है। इसलिए कर्पूरी ठाकुर को आगे करना, कर्पूरी ठाकुर के को आगे करना, या अभी जो जरूरत है बिहार में चूंकि बिहार की पृष्ठभूमि में जो जातीय गणना हुई है उससे बौखलाहट में है बीजेपी। और बीजेपी के जो चिंतक हैं, जो हिंदुवादी चिंतक हैं, वो अभी गहरे एथी में है, गहरे चिंतन में है कि बिहार में कैसे ये जाति जनगणना जैसे विषयों को अलग करके कैसे वोट हासिल किया जाएगा। इसके लिए कभी कर्पूरी जी को आगे खड़ा किया जाएगा, कभी जगदेव बाबू को खड़ा किया जाएगा ना, कभी अभी तो दशरथ मांझी की भी बात आएगी। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को वो सम्मानित भी करेंगे, उनको बहुत सारा अवार्ड मिलेगा, क्योंकि उनको वोट लेना है। वो मतलब पासवान समाज से राजा चौहरमल की बात करेंगे, हो सकता है रामविलास पासवान को भी कोई पुरस्कार सम्मान मिल जाए, ये सब चलेगा अभी। तो कुल मिलाकर जो टोटल वोट की राजनीति है, कहा दलित और पिछड़ों के उन्नयन या विकास के लिए कुछ होना है, ये भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। तो इसका मतलब है जो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। ये लोग समझते हैं कि देश की जनता मूर्ख है कि तमाम जो नायक हैं, जिस जाति से, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस जाति से, उस जाति के वोट को साधने के लिए उनको याद करें। क्या उस समाज के लोग या उस बड़े समाज के लोग बहुजन समाज की बात अगर करें तो उन्हें समझ में बात नहीं आती है कि हमारे नायकों को आगे करके ये हमें मूर्ख बना रहे हैं, जबकि उनकी जो विचारधारा है, उनके जो सपने हैं, जो उनका योगदान है, जो कुछ भी वो चाहते थे, उस पर बीजेपी उसके विपरीत काम कर रही है। ये मान लिया जाए कि देश की जनता को ये मूर्ख बना रहे हैं और लोग मूर्ख बन रहे हैं, ये इस बात को समझ नहीं रहे। बैजू जी, आपसे
ये तो साफ सामने है कि देश की जो गरीब जनता है, जो गरीब मजलूम आवाम है, उसको कैसे 5 किलो अनाज बांट करके बेवकूफ पशु की तरह व्यवहार किया जा रहा है। उसको पेट से ऊपर दिल और दिमाग से सोचने ही नहीं देने की कोशिश चल रही है कि आप दिल और दिमाग से सोच लें कि आपकी उन्नति और विकास, स्कूल, अस्पताल, रोजगार या राजनीतिक आपकी हिस्सेदारी या समाज में सम्मान, ये सारी नीतियां हैं कहाँ उनके लिए? उनको तो सिर्फ पशु बनाने की योजना है। और क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं, वो पेट से अभी ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं और उसका इस्तेमाल इसी रूप में किया जा रहा है। जी जी, जितेंद्र नारायण जी, पहले तो जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके पहले सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लव कुश रथ निकाला गया, रथ यात्रा निकाली गई थी कुर्मी और कुशवाहा को साधने के लिए। अब जगदेव बाबू के बहाने कुशवाहा वोट को और मजबूत करने की कोशिश की गई है। अभी आपने कहा, दो चीज इसमें समझना चाहते हैं। एक तो आपने कहा कि हम इन कथित ऊंची जाति वालों की हलवाई करने के लिए, चूंकि जगदेव बाबू कहते थे जो आज मौजूदा दौर में भारत की सत्ता पर दक्षिणपंथियों का कब्जा है, उसको जगदेव बाबू द्विजों का शासन कहते थे। तो क्या सम्राट चौधरी जैसे जो पिछड़े नेता हैं, जो कल जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, कल राजद के साथ थे, आज बीजेपी के साथ है, सिर्फ कुर्सी से मतलब है, उससे उनके समाज को कोई फायदा हो ऐसा दिखता नहीं है। तो ये लव कुश वाला जो एंगल है, उस पर थोड़ी टिप्पणी करिए। और बाकी जो हलवाई कर रहे हैं, सिर्फ सम्राट चौधरी नहीं, जैसे मुझे याद है रामविलास पासवान का जो वहां से सरकारी आवास खाली कराया गया था, तो कैसे उनकी तस्वीर को फेंक दी गई थी। और अंबेडकर को सारहद तो जाता है, लेकिन जो दिल्ली में म्यूजियम है उनका संग्रहालय, उनकी मूर्ति के बगल में शिवलिंग पिछले दिनों रामनवमी के दिन बिठाया गया था। तो क्या ये चीज हम लोगों को दिखता नहीं है क्या? इस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूं। देखिए, पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय से जुड़ी आंदोलन है, वो गैर राजनीतिक स्तर पे तो मजबूत हुआ है, लेकिन राजनीतिक स्तर पे कमजोर हुआ है, इसको मान सकते हैं। जिस राजनीति में जिस तरह के प्रतिबद्ध लोगों की जरूरत थी, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता जितनी कर्पूरी ठाकुर में थी, जितनी जगदेव प्रसाद में थी, चाहे खुद लालू प्रसाद में भी था, लेकिन उस तरह के प्रतिबद्ध लोगों की मतलब अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं कमी है। थोड़ी सी दक्षिण में वो है, दक्षिण में जैसे स्टालिन है, चाहे अभी कर्नाटक के चुनाव में भी कहा जाता है कि कर्नाटक में ओबीसी इतने मुखर थे कि ब्राह्मण नेताओं को भाजपा ने डर से चुनाव प्रचार में तेजस्वी, सुरजा या आनंद हेगड़े को उतारा नहीं। बिहार में अभी ओबीसी मुखर तो है, ओबीसी सजग है, दलित भी सजग है, दोनों में दलित यूपी की अपेक्षा बिहार में अगर देखा जाए तो दलितों और ओबीसी के बीच कटुता भी नहीं है, आपसी सामंजस्य भी है, लेकिन एक सशक्त लीडरशिप का कहीं ना कहीं अभाव जरूर है, जो जमीनी संघर्ष करके आया हो। अभी अगर आप देखें, चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो या तेजस्वी जी भी हो, ठीक है कि लालू जी के पुत्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी संघर्ष वो भी नहीं कर पाया है। सम्राट चौधरी तो कोई संघर्ष विचारधारा है ही नहीं, इनका तो बस अगर माना जाए तो केवल किसी तरह सत्ता में पहुंचना लक्ष्य है। खुद आपने अभी कुशवाहा पता नहीं कुशवाहा जगदेव प्रसाद के सम्मेलन में क्या बोले, लेकिन ब्राह्मण जातियों के एक सम्मेलन में भी गए थे और उन्होंने वहां कहा भी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ जाति है इस देश का और श्रेष्ठ रहेगा। मतलब ब्राह्मण जाति के वर्चस्ववाद को ये स्वीकार कर रहे हैं, मतलब वो श्रेष्ठता उनकी स्वीकार कर रहे हैं। जगदेव बाबू में जाकर क्या बोले होंगे, वहां तो बिल्कुल विरोधाभास है। जगदेव बाबू जब जो मानते हैं कि सारी जातियां बराबर हैं, कोई ऊंची नीची नहीं है, और अर्जक संघ हो, ब्राह्मण वर्चस्ववाद को एक तरह से उस समय तोड़ते हैं जिस समय पूरा देश पे वो हावी था, जिस समय हम लोग सोच भी नहीं पाते। आज के समय में भी कई बार कई पढ़े लिखे लोग भी ब्राह्मण वर्चस्ववाद से मुक्त होना नहीं चाहते हैं, जातीय वर्चस्ववाद से मुक्त होना नहीं चाहते हैं। अभी भी अगर उनको कहिए
उनको बातें कहिए, उनको जगाइए तो लगता है कि जैसे आप ही को मार बैठेंगे। उनको लगता है कि हमें कहाँ सपनों से ये हमारे सपनों, खूबसूरत सपनों को तोड़ रहा है। और अभी के दौर में जो आप भाजपा जो है, भाजपा महत्वाकांक्षी नेताओं का, चाहे ओबीसी हो दलित हो, उनकी महत्वाकांक्षा को भुनाना जानता है। वैसे लोगों को अपने फोल्ड में लो करके भाजपा के बारे में कहा जाता है कि कोई स्टोन अनटोन छोड़ना नहीं चाहती है वोट कब्जा करने के लिए, लेकिन नीतियां लागू करने में केवल अपनी नीतियों को लागू करती है। उसमें कहीं कोई वो मतलब आगे पीछे नहीं सोचती है। समाजवादी जॉर्ज के साथ भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाते हैं, लेकिन वाजपेयी पेंशन जैसे स्कीम को खत्म करते हैं, सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को खत्म कर रहे होते हैं, जबकि जॉर्ज जैसे समाजवादी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अपने एजेंडा को लागू करने में कभी वो नानुकुर नहीं करते हैं, एकदम लागू करते हैं। अगर कहीं ज्यादा विरोध होता है तो फिर थोड़ा सा पीछे हट लेते हैं। तो ये जानते हैं कि रुचिर शर्मा जैसे एक बहुत बड़े सोफोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकी पत्रकार हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी ऑन व्हील में लिखा भी है कि भारत में अब कोई भी एक पार्टी का शासन नहीं हो सकता है। जो जितना बड़ा गठबंधन बनाएगा, जितने विभिन्न समूहों के लोगों को जितना अधिक जोड़ेगा, वही शासन करेगा। तो भाजपा इस चीज को अच्छी तरह समझ रही है। वो जानती है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के लोगों को कैसे जोड़े, किस तरह से थोड़ा महत्वाकांक्षाओं को सहलाएं, बहलाएं, फुसलाएं, लेकिन किसी तरह वोट उनका कब्जा करें। और वोट कब्जा करते ही ये जानते हैं हर नेताओं का या तो महत्वाकांक्षा है उनकी, या उनकी कुछ कमजोरियां, या कई तरह की कमजोरियां हो सकती है। तो उन कमजोरियों को भी ये पकड़ के रखते हैं और इसके आधार पे लागू तो अपनी ही नीतियों को करते हैं। कभी भी जो ये सामाजिक न्याय की नीतियां हो या सुभाष चंद्र बोस के सहला तो आए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की नीतियों पे कभी चलेंगे क्या? कभी नहीं चलेंगे। विवेकानंद को भी नाम ले लेते हैं, लेकिन विवेकानंद के ब्राह्मणवादी विरोधी वक्तव्यों को बिल्कुल ओमिट करते हैं, बिल्कुल उसका उल्लेख तक नहीं करते हैं। तो भाजपा में रह करके कोई जो, चूंकि उनका मूल संगठन जो पितृ संगठन या मातृ संगठन जो कहिए आरएसएस है, उसके एजेंडे पे ही चलना होगा। आप वहां जाकर के अपने समाज को धोखा दे सकते हैं। अगर ओबीसी समाज से हैं, एससी समाज से हैं, तो अपने समाज को बलि चढ़ा सकते हैं, अपने समाज को धोखा दे सकते हैं। लेकिन आप उसके धोखा दे करके, बलि दे करके कुछ पद प्राप्त कर लें, कुछ अपना महत्वाकांक्षा को पूरा कर लें, लेकिन समाज के लिए कुछ कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं दिखता है। मुझे तो अभी तक किसी को दिखा नहीं है, चाहे वो मैं जो देख रहा हूँ, जगदेव बाबू की जयंती या पुण्यतिथि सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग मनाते हैं, और उनके समाज के लोग आज सम्राट अशोक को याद करने के बजाय, जगदेव बाबू को याद करने के बजाय, उससे अधिक प्रभु श्री राम के पुत्र लव और कुश से जोड़ करके खुद को, लव मतलब कुर्मी और कुश मतलब कुशवाहा, लोग जोड़ते हैं। ये पता नहीं कितनी क्या है इसमें, लेकिन कहा जाता है कि क्षत्रिय समाज से थे वो प्रभु श्री राम। फिर उनके क्षत्रिय मतलब हमारे यहाँ राजपूत को क्षत्रिय कहा जाता है मनुस्मृति के और धर्म ग्रंथों के हिसाब से। तो उनका एक पुत्र कुर्मी हो गया कैसे, और एक पुत्र कुशवाहा कैसे हो गया, इसको थोड़ा हम समझना चाहते हैं। और दूसरा कि क्या समाज भटकाव की दिशा में है कि खुद को जगदेव बाबू और सम्राट अशोक जैसे जो महानायक हैं, जो समाज को बहुत आगे तक ले जाने के लिए अपनी शहादत दी और बहुत संघर्ष किया, उनको छोड़ करके और लव और कुश वाले विवर्स में या उसमें धार्मिक जो एक आंधी आई हुई है उसमें बहने के लिए बेताब है। देखिए, ये इतिहास की सही जानकारी नहीं होने के कारण ऐसा लवकुश और इस तरह का फंडा है और उसमें लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि पुरानी कहानियां है, ये कोई ऐतिहासिक तथ्यपूर्ण नहीं है और ना इतिहास के अनुसार सच भी है, कभी भी सच नहीं है। तो लेकिन भाजपा की ओर से क्या होता है ना कि हर जातियों का एक समूह बना दिया गया, ग्रुप बनाया गया है। वो आरएसएस के एजेंडा के तहत, भाजपा के एजेंडा के तहत, या भाजपा के पीछे जो लगे हुए लोग हैं, जो मैंने ये प्रोपेगेंडा का जो कमान संभाले हुए, आईटी सेल कहिए या ये कहिए, उन लोगों के द्वारा हर जाति में मतलब इस तरह से एक प्रोपेगेंडा डाला जा रहा है। हर जाति नहीं, कुशवाहा ही नहीं केवल, आप मैं संयोग से कुछ लोगों ने मुझे अन्य जाति का भी समझते हुए कुछ अन्य जातियों के भी ग्रुप में जोड़ा हुआ है, तो मैं उसमें भी देखता हूँ कि उस तरह से पौराणिक मिथकों से जोड़ करके ये, यानी कि ब्राह्मण वर्चस्ववाद आपके दिमाग में कैसे बना रहे। ये जो ग्रामशी का जो वर्चस्ववाद था ना, कहा गया कि संस्कृति और धर्म के आधार पे जो वर्चस्ववाद स्थापित किया जाता है वो ज्यादा अस्थायी होता है और सहमति से होता है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है।
तो इस तरह से पौराणिक कहानियों और मिथकों से जोड़ करके और हर जाति को कहीं ना कहीं वो अपने फोल्ड में लेने की कोशिश की जा रही है। और इसके पीछे अगर कोई भी जो इतिहास वेत्ता होगा, जो इतिहास का अध्ययन करने वाला होगा, वो किसी जाति को मिथकों से कैसे जोड़ सकता है? आप इतिहास के अगर विकास क्रम को देखें, तो उस विकास क्रम में कहाँ आते हैं राम, कहाँ आते हैं लव कुश, कहाँ आते हैं उस विकास क्रम में? कहीं आप देख सकते हैं। अगर संस्कृत की बात आती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अच्छा सवाल उठाते हैं आजकल। अब एक बलराज कटारिया हैं, चाहे कई और लोग भी हैं जो संस्कृत के ये विषय पे उठाते हैं कि संस्कृत के जितने भी ग्रंथ लिखे गए, मान लिया कि जो रामचरितमान रामायण है या महाभारत है या जितने भी वेद हैं, तो आखिर प्रारंभिक में जिस समय देवनागरी लिपि नहीं था, उस समय वो कौन सी लिपि में लिखी गई, और जब मूल लिपि कौन सी थी? कोई बता सकता है क्या? अगर जब आप कहते हैं कि 2000 साल पुरानी है या 5000 साल पुरानी है या 10,000 साल पुरानी रचनाएं हैं, तो उस समय की लिपि, उस समय तो देवनागरी लिपि नहीं थी, तो फिर कौन सी लिपि में लिखी गई? और उन लिपियों जिस लिपि में लिखी गई, तो उसका फिर देवनागरी लिपि में लिप्यांतरण किसने किया? कौन से लोगों ने किया? तो लिपियों का इतिहास, भाषा का इतिहास, आप तो खैर उसमें ज्यादा पारंगत है, आप ज्यादा शायद बेहतर जानते होंगे, तो उसके अनुसार से भी देखेंगे कि तो फिर ये इन पे बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। तो लव कुश से जोड़ना या इतिहास, बिल्कुल मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वही जोड़ सकते हैं। अब जहाँ तक अशोक, बौद्ध, महात्मा बुद्ध या इस तरह की बातें आती हैं, तो निश्चित रूप से कहीं अगर इतिहास क्रम में अध्ययन किया जाए तो इनसे कहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी मतलब विस्तृत शोध की जरूरत है। ऐसे हम कैसे कह दें कि अशोक के वंशज हम हैं या ऐसे सब, क्योंकि आज से 200 साल बाद, 500 साल पुराने तो हमारे परदादा का नाम ही पता नहीं है किसी को। मैं अपने किरमाडीह की बात कर रहा हूँ। जमीन के कुछ मामले खोजते खोजते तो हमारे यहाँ कायस्थ लोग दावा करते थे कि शिव मंदिर का जमीन हमने दिया, फलाने का जमीन हमने दिया, और कुछ एक जमीन का मामला जब खोजते खोजते पता चला कि हमारे यहाँ कायस्थ और ब्राह्मण जातियां ही लगभग 150 साल पहले आई है, उसके पहले उनका अस्तित्व ही नहीं था, है ना। तो जो जिन जातियों का 150-200 साल पहले हमारे गांव में अस्तित्व ही नहीं था, वो जातियां हमारे यहाँ 500 साल पहले, 1000 साल पहले के मंदिरों को दान कहाँ से दी होंगी? सवाल ही नहीं होता। तो इस तरह के हर गांव को के बारे में, जातियों के बारे में अगर पूरा सही शोध किया जाए, सही अध्ययन किया जाए, बहुत सारे हैं शोध हैं भी जो कि हमको लगता है कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, इस सब मामलों में किया भी है, कई लोग कर भी रहे हैं। तो लेकिन हम लोग तो क्या होता है ना कि उन गहन अध्ययन करते भी नहीं है अपने यहाँ, तो गहन अध्ययन करने की जरूरत भी नहीं समझते हैं, और बस ऐसे ही किसी से अगर किसी ने फेंक दिया, हम लपक लेते हैं, जिसमें हमको गौरव की अनुभूति होती है। इसमें लगता है कि हम भी राजा परिवार से हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के भावना है। हम अपने वर्तमान में हीन भावना से ग्रसित है, तभी हम किसी पीछे के किसी नायक से जोड़ करके अपने को महान बनने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हर जातियों में और मानवीय कमजोरी कहिए कि है, कि जिसका वो भुना रहे हैं, साइकोलॉजिकली भुना रहे हैं। लेकिन इससे हाँ, ये जरूर है कि जगदेव प्रसाद पहले के मुकाबले, अगर 90 के दशक के पहले देखें, 90 के दशक से जब बिहार में एक तरह से सामाजिक न्याय वाले लोगों को सत्ता में वर्चस्व हुआ, और उसके बाद से जगदेव प्रसाद आज ज्यादा जमीन तक पहुंच गए हैं। और जगदेव प्रसाद के नीतियों को नकारना, आखिर बिहार में जाति जनगणना हुई, भाजपा को भी स्वीकार करना पड़ा। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले आरएसएस के एक नेता ने कह दिया कि जाति जनगणना से देश टूटेगा, लेकिन तुरंत उसके जो एक एससी सामाजिक न्याय सेल के को अम्बेडकर हैं, उन्होंने कल होकर के बयान दिया कि नहीं, जाति जनगणना कराना आवश्यक है और भाजपा सरकार इसके लिए आरएसएस इसके लिए प्रयास करेगा। तो अब जो है जगदेव प्रसाद को, कर्पूरी ठाकुर को आपने देखा, राम मंदिर बनता है, आप तो राम मंदिर में मस्त थे राम के नाम पे। जब आप मान रहे थे कि हमको राम के नाम पे वोट मिले, तो फिर कल ही होकर के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात की। और कर्पूरी ठाकुर को राम मंदिर और कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न को तो देखिए, तो सबसे बड़ा पलटी मार वो कर रहे हैं, यू टर्न वो मार रहे हैं कि एक तरफ राम मंदिर के नाम पे पूरे धर्म का कहते हैं कि पूरा देश एकदम हिंदुत्वमय हो गया है, ये हो गया, और 2 दिन बाद ही कर्पूरी ठाकुर को देते हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय के सबसे बड़े, अगर उत्तर भारत में कहा जाए तो कर्पूरी ठाकुर ही व्यवहारिक रूप से सामाजिक न्याय को लागू कर पाए। तो ये जगदेव प्रसाद मजबूत हो रहे हैं, मजबूत हुए हैं, और भाजपा को भी
कोशिश तो है, उसकी नीतियां किसी तरह ठग करके, छल करके, प्रपंच करके वो अपनी नीतियां लागू कर रही हैं, लेकिन कहीं भी जनता की सहमति से जो वो नीतियां लागू करे, वो जनता की सहमति उसके साथ नहीं है। और जो बहुमत है, बहुजन समाज का जो बहुमत है, वो सामाजिक न्याय के पक्ष में है। अपने जो मूल नायक हैं, सामाजिक न्याय के जो नायक हैं, अम्बेडकर, लोहिया, जगदेव प्रसाद, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, उनके विचारों से ज्यादा बहुजन समाज प्रभावित है। जी, बैजू जी, आप एक संस्कृति कर्मी भी हैं। उत्तर भारत में लगता है कट गए जितेंद्र जी, जगदेव बाबू के व्यक्तित्व के बारे में या उनका जो योगदान है, जो उनका संघर्ष है, उस पर हमारे दर्शकों को उनके बारे में बताइए कि मूल रूप से उनकी लड़ाई क्या थी, उनके नारे क्या थे, और शहादत हुई तो किस लिए हुई? देखिए, जगदेव बाबू हमको लगता है कि बिहार के ऐसे पहले नेता थे जो समझते थे कि सत्ता किस तरह से सत्ता पे अपना वर्चस्व स्थापित किया जा सकता है, जब तक कि जो जिन लोगों के वर्चस्ववाद के शिकार हैं इस देश के लोग, उनके वर्चस्ववाद को पूरी तरह तोड़ा नहीं जाए। ग्रामसी को अगर सर आपने पढ़ा होगा, इटली के जो विद्वान थे, उन्होंने कहा भी था कि संस्कृति और धर्म के आधार पे जो वर्चस्ववाद होता है वही मतलब वो तोड़ना मुश्किल होता है, और जो वर्चस्ववादी लोग होते हैं वो सत्ता में बने रहेंगे उसी के आधार पे। अभी हाल में एक सेपियंस किताब आई है, युवाल नोआ हरारी ने उसमें लिखा भी है कि जो समूह या सामाजिक समूह कहानियां बनाएगा, कहानियां सुनाएगा, वही अंततः राज करेगा। तो इन सब चीजों को मूल रूप से जगदेव बाबू उस समय समझ गए थे, और वो समझते थे कि जब तक हम इस वर्चस्ववाद, जातीय वर्चस्ववाद को तोड़ेंगे नहीं, तब तक विधायक बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन सत्ता में पूरी तरह सत्ता को अपने कब्जे में ले सकता है। और उस दौर में जैसे केवल जगदेव प्रसाद केवल राजनीति नहीं करते रहे, अर्जक संघ से जोड़ना, रामस्वरूप वर्मा के अर्जक संघ से जोड़ करके जो मतलब जो उनकी पारंपरिक जो धार्मिक आस्थाएं थी, उस पे भी उन्होंने उसको खत्म करने की कोशिश की, जो जिससे ब्राह्मण वर्चस्ववाद स्थापित होता हो, उसको भी खत्म करने के लिए अर्जक संघ को जो मध्य बिहार में उन्होंने लोकप्रिय बनाया। मध्य बिहार में बहुत सारे जगहों पे अर्जक विधि के द्वारा आज भी शादियां या ये सब हो रही हैं। तो ये सब चीजें उसी का मतलब एक तरह से कहिए कि जगदेव प्रसाद के विचारों के कारण ही बाद में मध्य बिहार में जो जातीय संघर्ष होता है, आप देखेंगे कि उसी के बाद जातीय संघर्ष की स्थिति आती है। एक तरह से मतलब जातियों का जो वर्चस्व है मध्य बिहार में वो टूटा है। तो जगदेव प्रसाद तो एक तरह से बिहार में, मतलब बिहार क्या, पहले कहिए जो उत्तर भारत में पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जो सत्ता कैसे हासिल की जाती है और सत्ता में जो वर्चस्ववादी जातियां हैं उनका जब तक हम तोड़ेंगे नहीं पूरी तरह उनके मतलब सांस्कृतिक और धार्मिक वर्चस्व को, तब तक हम सत्ता पूरी तरह से अपने हाथ नियंत्रण में नहीं ले पाएंगे। ये चीज वो समझते थे, और इसलिए उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की, सोच में परिवर्तन करने की कोशिश की। और चूंकि काफी पढ़े लिखे भी थे, इंग्लिश और हिंदी दोनों पे उनकी पकड़ थी, दोनों पत्रिकाओं का संपादन करते थे, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। तो वो उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो उसके वजह से उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट थे, उनकी दिशा स्पष्ट थी। इसलिए किसी तरह की वो समझौता महामाया प्रसाद के सरकार में मंत्री थे, मंत्री रह सकते थे, सरकार चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उनको लग रहा था कि नहीं, इससे सरकार में हम रह जाएंगे, मंत्री रह सकते हैं, लेकिन हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता, बहुजन समाज का कल्याण नहीं हो। सरकार से हटते सीधे नारा देते हैं 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। तो ये चीजें समझना, इस चीज का नारा देना, उस समय लोहिया 60 पे ही अटके थे, यहाँ 90 की बात कर रहे हैं। और आज साबित भी होता है, जातीय जनगणना ने यह तो साबित कर दिया कि 90 शोषित हैं और केवल 10% ने संसाधनों पे कब्जा किया हुआ है, सरकारी नीतियां उनके अनुरूप बनाई जा रही हैं। और ये जो 90 है अभी भी अभिशप्त है। आजादी के इतने सालों बाद, 77-78 सालों बाद भी इनको जो उचित हक मिलना चाहिए, एक राष्ट्रीय भारत राष्ट्र के नागरिक के रूप में जो उनको उचित सम्मान, उचित हिस्सेदारी, सत्ता, संसाधनों पे मिलनी चाहिए, आज भी नहीं मिल रहा है। और जगदेव बाबू उतने साल पहले समझ गए थे इस चीज को। अब बैजू जी, आपसे अंतिम सवाल। आप एक संस्कृति कर्मी भी हैं। उत्तर भारत में राजनीतिक चेतना तो आई लोगों में, खासकर बहुजन समाज में,
लेकिन सांस्कृतिक चेतना का अभाव है। सांस्कृतिक जी। आंदोलन नहीं हुए, जागरण का कार्यक्रम नहीं चलाया गया शायद, और जो बहुजन नायक हैं उनके साहित्य भी उपलब्ध नहीं है जो लोगों तक जाए। गीता, रामायण, महाभारत तो लोग पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन अंबेडकर के साहित्य तो अब धीरे-धीरे लोगों के बीच पहुंचे हैं। सोशल मीडिया के दौर में अब बहुत कुछ उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद जगदेव बाबू जैसे जो बहुजन नायक रहे हैं, अभी ललाई सिंह, पेरियार ललाई सिंह यादव पर ग्रंथावली आई है। उन पर जेएनयू के एक छात्र ने शोध करके किताब लिखी है। जगदेव बाबू पर शायद उतनी सामग्री नहीं है, उतने साहित्य नहीं है, या राम स्वरूप वर्मा हो गए, या बाकी और भी, कर्पूरी ठाकुर पर भी मुझे लगता है कि बहुत काम नहीं हुआ है साहित्य पर। तो दो चीजें, कि क्या लगता है कि ऐसे जो हमारे नायक हैं, बहुजन नायक हैं, उनके विचारों को, उनके जो काम है उसको साहित्य के माध्यम से और ले जाने की जरूरत है, और सांस्कृतिक चेतना जगाने के लिए क्या हमारे लोगों ने काम नहीं किया है, आगे कैसे इसको बढ़ाया जाए, ताकि जो कर्मकांड है, पाखंड है, बाकी जो धार्मिक उन्माद में फंसे हमारे समाज के लोग हैं, वे मुक्त हो जाए उससे, और सही दिशा में आगे बढ़े। क्या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, जगदेव बाबू ने कहा था कि इन मनुवादियों के दो हथियार हैं, एक दंगा और दूसरा पाखंड। दंगा करा के ये देश में सत्ता हासिल करेंगे और पाखंड फैला करके ये मेहनत कशों का धन अपनी ओर ले लेंगे, धन का व्यय करा देंगे, मेहनत कशों का धन का व्यय कराएंगे और वो धन अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये दंगा और पाखंड तो चल रहा है, ये सामने है। उनकी भविष्यवाणी, उनकी कही की बात आज हूबहू सत्य साबित हो रही है कि दंगा का खेल चल रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन हो रहा है, और पाखंड फैला के जो है सारा मतलब भक्तिमय बना देना है दुनिया में, बस सिर्फ पूजा पाठ करना है और यही से सब कल्याण हो जाएगा, मतलब भाग्यवादी बना देना है सारे लोगों को। और हमारे जो लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वो इसमें ज्यादा भाग्यवादी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा में कौन लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा मंदिर में पूजा पाठ करने कौन लोग जा रहे हैं, ये सारा चीज आपके सामने है। बिल्कुल दिया जलाने वाला और रामनवमी पर जुलूस निकालने वाले लोग कौन है, सबसे ज्यादा झंडा और तलवार लेकर आगे आगे चलने वाले लोग कौन है, ये सामने है। तो स्थिति यह है। आपने चर्चा की है सांस्कृतिक आंदोलन की। सचमुच जगदेव बाबू ने भी कहा कि जब तक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन नहीं होगा तब तक हम राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, और राजनीतिक रूप से जब मजबूत नहीं होंगे तो आर्थिक रूप से कमजोर बने रहेंगे, ये उन्होंने कहा था। तो आज बिहार में जो सांस्कृतिक आंदोलन होना चाहिए उस पर बहुत कम जोर है। ले दे करके अगर सांस्कृतिक आंदोलन की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा वामपंथी पार्टी ही, अगर उनके जो आरएसएस की सांस्कृतिक गतिविधि है उसके मुकाबले जो है उस कोई खड़ा टिकता है तो वामपंथियों का है, चाहे वह लेनिन की बात करें, मार्क्स की बात करें, या प्रेमचंद की बात करें, या भगत सिंह की बात करें, या और भी आंदोलन की बात, और भी सांस्कृतिक आंदोलन की बात करें। वो आज तो हमको जहां तक अनुभव है, जो जहां तक हमने पढ़ा है, जाना है या महसूस किया है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि आज से 20-25 साल पहले वामपंथी भी अंबेडकर को नहीं स्वीकार करते थे, लेकिन आज सारी वामपंथी पार्टियां पेरियार की भी बात कर रही हैं, अंबेडकर की भी बात कर रहे हैं, और तमाम जो समाज सुधारक लोग हैं उनकी चर्चा वो करते हैं अपने आंदोलनों में। कर्पूरी ठाकुर की जयंती भी बढ़ चढ़कर मनाई गई। हाँ, कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आप देख रहे हैं अभी भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य जी पूरे जोर शोर से लगे हुए, तो अब उनको महसूस हो रहा है। जी 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 जी, तो ये चल रहा है।
लेकिन एक भी समाजवादी तथा कथित समाजवादी पार्टी के लोग इस रूप में कहीं परिचर्चा चर्चा वो सत्ता के केंद्र में करते हैं, सरकार में आते हैं तो थोड़ा बहुत अपना वो कर लेते हैं, वो खाना पूर्ति है, लेकिन जन जन तक इस सांस्कृतिक आंदोलन को, सामाजिक आंदोलन को लेकर नहीं जाते हैं। तो वह हमारा जो एक तबका है, हमारा जो एक बहुत बड़ा तबका है जो गांव में बसता है, वहां यह बात मैसेज नहीं जा पाती है। वह जो है शहर के अखबारों में, कुछ अखबार के किसी कोने पर छपता है छोटे से जगह में, और उस कार्यक्रम में हम आप सब शामिल होकर खुश हो जाते हैं कि हमारी तस्वीर छप जाती है, हमारा नाम छप जाता है, हमारे नाम से कोटेशन आ जाता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो क्या इस सोच के तहत हम अपने जगदेव बाबू के विचारों को पहुंचा पाएंगे? क्या अम्बेडकर के विचारों को पहुंचा पाएंगे, या ललई सिंह यादव के विचारों को पहुंचा पाएंगे, या फिर पेरियार साहब की बातों को, या ज्योतिबा फूले या सावित्रीबाई फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों का विचार पहुंच सकेगा? जरूरत है सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन को तेज करने की, बात करने की। हम लोग बहुत छोटी सी ताकत है, बहुत छोटा सा संगठन है हमारा, हम उस पर काम करते बहुत कम, लेकिन जो कर रहे हैं वो नाकाफी है, उससे कुछ भी नहीं होना है, यही सच्चाई है। तो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग, जो पढ़े लिखे, थोड़ा सा पढ़ लिख लिए हैं, जो कुछ पद प्रतिष्ठा पा गए हैं, वे भी नहीं चाहते हैं अपने घर से बाहर निकलना, लोगों से बात करना। अभी भी मतलब वो हीन भावना अंदर से है, वो चाहते हैं, वो चुपके अंबेडकर की बात करेंगे, लेकिन सरेआम करने से डरते हैं। वो चुपके जगदेव बाबू की चर्चा करेंगे, लेकिन वो खुले मन से बात नहीं करना चाहते हैं। तो हमारी कमजोरी यहाँ है। हाँ, जय श्री राम का नारा लगाने में पीछे नहीं हटेंगे, चौराहा पर खड़ा होकर बड़ा तिलक लगाकर वो करेंगे, लेकिन अंबेडकर की बात करनी होगी तो कर्पूरी ठाकुर पर बात करनी होगी, या जगदेव बाबू पर बात करनी होगी, तो वह किसी कमरे में हम 4-5 लोग बैठ जाएंगे, बात कर लेंगे, बात खत्म। तो यह स्थिति है। जरूरत है हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ने की। और जो जगदेव बाबू का विचार है, जगदेव बाबू को बिहार का लेनिन कहा गया है। क्यों कहा गया लेनिन? यह तो बताने की जरूरत है ना गांव के लोगों को। ये अशोक सम्राट को समझ में आएगा क्या? सम्राट चौधरी को समझ में आएगा क्या? तो लेनिन का नाम लेना भी बाबू को समय इजाजत नहीं दे रहा है, इस बातचीत को खत्म करेंगे। जगदेव बाबू को बिहार का लेनिन कहा जाता है। वे कहते थे कि मानववाद की यही पहचान, भंगी ब्राह्मण एक समान, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इससे निकला ब्राह्मणवाद। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सब जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।